वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स विद गौरव, अ प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कल हमने देखा था G20। आज हम बात करेंगे G7, G8 और कुछ और G10 और D10 भी। तो चलिए शुरू करते हैं। G7 forum is nothing but a group of 7 countries which are economically very well developed. These countries are Canada, Italy, France, UK, Germany, Japan, USA. It is an intergovernmental association made up of countries that have world's biggest and most developed economies. ये सभी टॉप 10 इकोनॉमीज में आते हैं। और बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। यहाँ अलग अलग इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। सो ये एक प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा और काफी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म भी। G7 एक ऐसा फोरम है जो 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें सिर्फ 7 नेशन है, 10% पॉपुलेशन है, नो लीगल एग्जिस्टेंस, नो परमानेंट सेक्रेटरीट, intergovernmental political forum where all the aspects of geopolitics is discussed. यूरोपियन यूनियन भी है। मैंने आपको जो 7 नेशंस बताए, इस 7 नेशन में एक यूरोपियन यूनियन भी है, जो परमानेंट नेशन मेंबर तो है बट काउंट नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं नॉन एमुरेटेड। 7 countries doesn't include European Union. So now let's talk about G7 composition. इसमें 7 नेशन तो आपको पता ही है, यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। ये सारे वेल इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इकोनॉमिकली एडवांस है और ये 62% ग्लोबल वेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड नहीं किया गया इस डाटा में। अगर उसे भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ओवरऑल 70% तक कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें भी हर साल प्रेसिडेंसी वाला केस आता है। हर साल किसी ना किसी कंट्री को प्रेसिडेंसी दिया जाएगा, वो होस्ट करेगा और सारे नेशंस वहां जाएंगे। जैसे इस साल जर्मनी ने होस्ट किया था 2022 में, और इंडिया को भी एज अ गेस्ट बुलाया था। तो इसमें अलग अलग गेस्ट को भी बुलाया जाता है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन आर इनवाइटेड, जस्ट लाइक G20 समिट जो मैंने आपको बताया। ये रहे आपके सामने G7 के प्रेसिडेंट्स या ग्लोबल लीडर जो अटेंड करते हैं G7: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, एंड दिस टू आर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। सो फ्रेंड्स, अगर हम हिस्ट्री ऑफ G7 की बात करें, ये कैसे बना था, तो सबसे पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी जिसमें 5 नेशंस आए थे, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस, जिनको G5 भी बोला जाता है। इन्होंने इनफॉर्मल मीटिंग पहले कंडक्ट की, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया कि 1970s में जो ऑयल क्राइसिस आया था और अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए थे, उसे कैसे चैलेंज करे और प्लस उसे टैकल कैसे करे, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए। तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को एक साथ बुलाकर हमें इसे फाइट करना चाहिए और इसे टैकल करना चाहिए। सो फ्रॉम देयर द कंसेप्ट ऑफ G7 वाज इंक्लूडेड। और पहले तो G6 बना था 1975 में, उसके बाद 1976 में कनाडा को इनवाइट किया गया, जिस तब जाके ये G7 बना। और फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन को भी बुलाया गया 1977 में एज ए इनविटेशन। और फ्रॉम 1981 यूरोपियन यूनियन परमानेंटली आने लग गया हर गैदरिंग में। फ्रेंड्स, अगर समराइज करें तो 1975 में G6 बना था, 1976 में कनाडा वाज एडेड, 1977 में यूके इनवाइटेड यूरोपियन यूनियन और 1981 में यूरोपियन यूनियन परमानेंट बेसिस पे आने लग गया। 1997 में जब काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहा था, तब G7 ने रशिया को लेने का फैसला किया, तब जाके ये G8 बना। 2013 तक तो ठीक था, बट आफ्टर व्हेन रशिया अटैक्ड यूक्रेन फॉर क्रीमिया, then G7 countries decided to remove Russia and make again G7। तो आज हमारे पास सिर्फ G7 है, G8 का एग्जिस्टेंस अब खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर स्ट्रक्चर ऑफ G7 की बात करें, so there is no legal binding, it's a not a formal meeting, ministers and envoys are called Sherpas just like in G20। इसमें भी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है हर साल जस्ट लाइक G20। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज भी डिस्कस करते हैं, जैसे ट्रेड, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी। नॉट टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, अभी जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो G2022 का मेन एम ये भी था कि कैसे इसे रोका जाए, कैसे रशिया को कंट्रोल किया जाए।
एंड हाउ टू हेल्प यूक्रेन। नो टॉकिंग अबाउट ईरान और इराक वॉर, ये भी एक इशू था जिसे G7 में डिस्कस किया गया था। सो दिस ऑल आर द वॉर्स which are need to be stopped by G7 countries. They have this motto. Now, friends, talking about works of G7, they have provided debt relief for 42 in-debt countries. उन लोगों ने 300 million US dollars provide किया है to overcome the damage of Chernobyl. Also, they have decided to decarbonation of electricity. कोल प्रोडक्शन काफी कम करने के लिए, और उन्होंने टीबी, एड्स एंड मलेरिया को टैकल करने के लिए भी काफी हेल्प प्रोवाइड किया है टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। Talking about G4 nations. G4 nations are those nations who are struggling for permanent seat at United Nations Security Council. इसमें आता है इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान. These all four countries comes under G4 nations and G4 nation was formed 2005. अब बात करते हैं G6. 1975 में बना था. ये वो सारे नेशंस है इंडस्ट्रियल पावरफुल एंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज. मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, G6 1975 में बना था. सबसे पहले यही बना था. एक इनफॉर्मल मीटिंग हुआ था जिसमें इंडस्ट्रियली पावरफुल एंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज आए थे. दोज वर यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान. अब बात करते हैं G7 की. G7 जस्ट एक नेशन इसमें और ऐड हो गया था, कनाडा. G6 में एक नेशन और ऐड हो गया, वो है कनाडा. 1976 में, मैंने आपको वही बताया, उसी को G7 बोलते हैं. G8 जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये 1997 से 2013 तक ही रहा था. उसके बाद रशिया को निकाल दिया गया व्हेन रशिया अटैक यूक्रेन फॉर क्रीमिया. 1997 में से ऐड किया, तब जाके G8 बना, उसके बाद इसे निकाल दिया. अब बात करते हैं G11 की. G11 वैसे तो कोई इंटरनेशनल अभी फॉरम है नहीं, पर ऐसा कंसेप्ट लाया गया बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड अदर यूएस एक्सपर्ट्स दैट विच से दैट अगर हम G7 में 4 मेंबर्स को और ऐड कर दे तो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जिसे G11 कहा जाएगा. अब इसमें कौन कौन आएगा? रशिया, एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया. बट प्रॉब्लम ये है कि रशिया को तो अब ना के बराबर है एंड रशिया आल्सो डोंट हैव इंटरेस्ट इन इट आफ्टर द यूक्रेन एंड रशिया वॉर. अब इसमें से आने के चांसेस है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, तो जो कि आगे चल के D10 बनाएगा. G10 और D10. अब आपको हम एक रफ आइडिया देते हैं जो मैंने आपको बताया. G6 पहले था. अब उसके बाद G7 कब बना? जब कनाडा आया. अब G8 कब बना? जब G7 में रशिया आया. G10 कब बनेगा? जब G7 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया आएगा. बिकॉज रशिया नहीं आने वाला, तो G11 बनने का बहुत कम प्रोबेबिलिटी है. तो G11 तो शायद ही बनेगा, आगे फ्यूचर में बन सकता है. अब G20 में कौन कौन नेशन है? G11 के सारे नेशंस, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया एंड यूरोपियन यूनियन. अब बात करते हैं D10 की. D10 इज नथिंग बट डेमोक्रेटिक 10, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक 10. D10 इज नथिंग बट डेमोक्रेटिक 10. इसमें 10 नेशंस आते हैं, जिसमें से कंसेप्ट है कि 7 नेशंस पहले के, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान एंड कनाडा. सिर्फ 3 नेशन और ऐड होंगे G7 में, जिसे बना देंगे D10. दिस ऑल आर डेमोक्रेटिक 10. पहले भी ये कंसेप्ट दिया गया था बट एक्सेप्ट नहीं किया गया. उसके बाद यूएस एटलांटिक काउंसिल ने तब से D10 चलाना स्टार्ट किया और अभी भी ये अटेंड होता है. ओके. You all might have wondered that why China and India are not in G7 being the top economies. So first of all, IMF and other global institutions do not consider China as advanced country. And secondly, they have low net wealth per adult and low human development index. Human development index 3 चीज में मापा जाता है. एक तो एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जीडीपी पर कैपिटा, दैट इज GNP. तो इन सब में कम है. इंडिया भी काफी जीडीपी पर कैपिटा बाकी दूसरे स्टेट से काफी कम है. सबसे टॉप पे कनाडा आता है, SDI आप देख सकते हो 0.926. फिर आता है इटली 0.880. फिर आता है फ्रांस. तो ऐसे आता है. बट एक और रीजन है जिसमें ये सबको इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना इज नॉट लाइक अ डेमोक्रेसी ऑफ अदर. बाकी सबकी जैसे डेमोक्रेसी है वैसे चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है. वहां डिक्टेटरशिप चलता है. एक प्रेसिडेंट अपना लॉ चेंज करके हमेशा के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देता है. So that is why it is a one reason that China is excluded. And secondly, India is still underdeveloped. अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि G7 जैसे एक्सक्लूसिव डेवलप में जा सके, इसलिए आउट किया गया है.
और secondly Brazil also. Brazil is not that much developed country, so this is the reason that they are kept out. But soon as they got developed there is more chance. इसलिए तो G10 ये सब बनाए जा रहे हैं ताकि इनको भी इंक्लूड किया जाए, G20. सो G7 इज नथिंग बट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बना है, और बाकी अदर प्रॉब्लम्स को भी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए है. दे आर ऑलवेज रेडी टू वर्क ऑन इट. क्लाइमेट चेंज, एनर्जी प्रॉब्लम्स, दे आर डिस्कसिंग अपॉन इट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द G7. अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जस्ट लाइक WHO और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस. हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद और अलग जियो के टॉपिक को जाएंगे. थैंक यू एंड जय हिंद.